नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रद्युमन पांडे और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। आज बुलेटिन की शुरुआत महाराष्ट्र की सियासत से, जहां महाराष्ट्र की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिख रही है जहां एक हादसे ने इतिहास की दिशा बदल दी। कहा जा रहा है कि अगर इस वक्त अजीत पवार जीवित होते तो शायद राज्य की राजनीति में एक बड़ा सुलह अध्याय लिखा जा चुका होता। आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे की, जहां तनाव का असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक तेल बाजार में हलचल मचा दी है। फिर आगे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन पर रोक लगाकर चल रही बहस पर फिलहाल के लिए विराम लगा दिया है। वहीं 31 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में एक अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठक होने जा रही है। भारत और यूएई मिलकर इसकी अध्यक्षता करेंगे और आखिर में बात करेंगे आपकी और हमारी यात्रा की। कई बार बिना टिकट या गलत टिकट में सफर करने पर यात्री घबरा जाते हैं, आखिर क्यों? इन सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बांग्लादेश ने भारत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन छीना, जमीन चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए दी, बांग्लादेश को मिलेंगे 20 चीनी फाइटर जेट। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधी उड़ानें फिर हुई शुरू, 14 साल बाद ढाका से कराची पहुंची फ्लाइट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, राष्ट्रपिता का मंत्र था सत्ता से बड़ी सत्ता की ताकत। अजीत पवार की पत्नी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन सकती हैं, पवार की बारामती सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। पार्टी के शरद गुट में विलय की भी हो रही है चर्चा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, 40 दिन में सीएम योगी हिंदू होने का प्रमाण दे, गाय को गोमाता घोषित करें, वरना यह माना जाएगा कि सिर्फ दिखावे के लिए भगवा वस्त्र पहना है। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिख रही है जहां एक हादसे ने इतिहास बदल दिया है। जी हां, कहा जा रहा है कि अगर अजीत पवार आज जिंदा होते तो राज्य की सियासत में अब तक की सबसे बड़ी सुलह हो चुकी होती। डिप्टी सीएम अजीत पवार की आकस्मिक मौत के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक के साथ बड़ी चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक उनकी मौत से कुछ दिन पहले अजीत पवार और उनके चाचा शरद पवार के बीच निर्णायक बातचीत हुई थी। इस बातचीत में एनसीपी के दोनों गुटों को फिर से एकजुट करने पर सहमति बन गई थी। जिला परिषद चुनाव के बाद 8 फरवरी को औपचारिक ऐलान की तैयारी थी, लेकिन हादसे ने सब बदल दिया। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की असामयिक मौत के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक के साथ साथ एक बड़ी चर्चा भी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक उनकी मौत से कुछ ही दिन पहले अजित पवार और उनके चाचा शरद पवार के बीच लंबी और निर्णायक बातचीत हुई थी। इस बातचीत में एनसीपी के दोनों गुटों को फिर से एक साथ लाने पर सहमति बन गई थी। यानी वो पार्टी जो बीते समय में टूट गई थी, एक बार फिर एकजुट होने जा रही थी। सूत्र बताते हैं कि जिला परिषद चुनाव के तुरंत बाद इस फैसले को सार्वजनिक करने की पूरी रणनीति तैयार थी। यह भी तय हो चुका था कि 8 फरवरी को एनसीपी के विलय का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। अजित पवार के करीबी रहे किरण गुज्जर ने भी दावा किया था कि बारामती विमान हादसे से करीब 5 दिन पहले चाचा भतीजे के बीच इस विषय पर गंभीर और सकारात्मक चर्चा हुई थी। बताया गया कि दोनों नेता इस फैसले से खुश थे और मानते थे कि पार्टी का एक होना महाराष्ट्र के हित में सबसे जरूरी कदम है। लेकिन इससे पहले कि यह ऐतिहासिक घोषणा होती, 28 जनवरी की सुबह मुंबई से बारामती जा रहा विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक कम विजिबिलिटी की वजह से पहली लैंडिंग कोशिश असफल रही। दूसरी कोशिश के दौरान विमान नियंत्रण खो बैठा और क्रैश के बाद उसमें आग लग गई। इस हादसे में अजित पवार समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें उनका पर्सनल गार्ड, फ्लाइट क्रू और पायलट शामिल थे। अब बात करते हैं उस तनाव का जो पूरी दुनिया महसूस कर रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का असर अब सीधे वैश्विक तेल बाजार पर दिखने लगा है। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत $70 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को दी गई सैन्य कार्रवाई की धमकी मानी जा रही है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल कीमतों में ये उछाल किसी तत्कालिक सप्लाई संकट से नहीं, बल्कि भविष्य में हालात बिगड़ने की आशंका और निवेशकों की बढ़ी चिंता का नतीजा है। आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का सीधा असर अब वैश्विक तेल बाजार पर साफ दिखाई देने लगा है। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत
$70 प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जो सितंबर के बाद पहली बार है। इस तेजी की मुख्य वजह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ईरान को दी गई सैन्य कार्यवाही की धमकी मानी जा रही है। लंदन बाजार में ब्रेंट नॉर्थ सी क्रूड 2.4% की बढ़त के साथ $70.06 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी 2.6% उछलकर $64.82 प्रति बैरल हो गया। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल तेल की कीमतों में जो तेजी दिखाई दे रही है वो वास्तविक सप्लाई संकट से ज्यादा भविष्य के खतरे को लेकर निवेशकों की चिंता का नतीजा है। तनाव की जड़ अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी टकराव है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान से तुरंत बातचीत शुरू करने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि अगर ईरान नहीं माना तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने साफ किया कि कोई भी समझौता ऐसा होना चाहिए जिसमें ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो। इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को चेताया कि किसी भी सैन्य कार्यवाही का तुरंत और सख्त जवाब दिया जाएगा। इन बयानों ने मध्य पूर्व में संघर्ष की आशंका को और बढ़ा दिया है, जिसका असर सीधे ऊर्जा बाजारों पर हो रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता है तो ईरान के लगभग 30 लाख बैरल प्रतिदिन के तेल उत्पादन पर खतरा मंडरा सकता है। इसके अलावा हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले तेल और गैस टैंकर्स की आवाजाही भी प्रभावित हो सकती है, जो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम रास्ता है। मौजूदा हालात में बाजार में डर का माहौल है और निवेशक तेल को सुरक्षित निवेश के रूप में देख रही हैं। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतें 4 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। अगर तनाव कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने के साथ साथ भारत जैसे तेल आयातक देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन पर रोक लगाते हुए देश भर में चल रही बहस पर फिलहाल विराम लगा दिया है। इस फैसले के बाद राजनीति, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ी कई आवाजें सामने आ रही थी। कवि कुमार विश्वास ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में देश किसी भी तरह के विभाजन या टकराव को सहन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सरकार और राजनीतिक दलों को ऐसी सीमाएं नहीं बनानी चाहिए जिससे समाज में डर या तनाव बढ़े। और क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन पर रोक लगाकर देश भर में चल रही बहस को फिलहाल रोक दिया है। इस फैसले के बाद राजनीति, शिक्षा और समाज से जुड़े कई बड़े नाम खुलकर अपनी राय रख रही हैं। कवि कुमार विश्वास ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आज भारत किसी भी तरह के बंटवारे या टकराव को झेलने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार और राजनीतिक दलों को ऐसी कोई भी रेखा नहीं खींचनी चाहिए जिससे समाज में डर, तनाव या विभाजन पैदा हो। कुमार विश्वास ने ये भी माना कि दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के साथ सदियों तक अत्याचार हुआ है और उन गलतियों को सुधारना जरूरी है। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि सुधार के नाम पर कोई भी निर्दोष व्यक्ति फंसे ये ठीक नहीं है। किसी भी जाति या धर्म का इंसान कहीं भी जाते हुए असहज महसूस करे, ये गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों लोगों की भावनाओं को समझते हुए ये फैसला लिया है और अब राजनीति को भी इसका सकारात्मक समाधान निकालना चाहिए। बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही कहा है। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा बहुत संवेदनशील था और कोर्ट ने लाखों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यूजीसी के नियमों पर रोक लगाई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अदालत का काम ये सुनिश्चित करना है कि किसी के साथ अन्याय ना हो और इस फैसले में वही भावना दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि सच्चा न्याय वही होता है जिसमें ना किसी पर अत्याचार हो और ना ही किसी के साथ नाइंसाफी। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि किसी भी कानून में सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि उसका इरादा भी साफ होना चाहिए। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा कि यूजीसी के नए नियमों की वजह से विश्वविद्यालय में सामाजिक तनाव का माहौल बन गया था। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट का इन नियमों पर रोक लगाना बिल्कुल उचित फैसला है। मायावती ने यह भी कहा कि यूजीसी को ऐसे नियम लागू करने से पहले सभी वर्गों और पक्षों को भरोसे में लेना चाहिए था ताकि किसी को ये ना लगे कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है। तो देखिए, आखिर में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला शिक्षा व्यवस्था में शांति बनाए रखने, समाज में संतुलन कायम करने और किसी भी तरह के अनावश्यक तनाव को रोकने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार और यूजीसी आगे क्या कदम उठाते हैं और क्या ऐसा रास्ता निकाला जाता है जिससे समानता भी बनी रहे और किसी के मन में डर या असुरक्षा की भावना भी पैदा ना हो। दुनिया के कई इस्लामिक और अरब देशों के शीर्ष नेता अब भारत की राजधानी दिल्ली में एक साथ जुटने जा रहे हैं।
31 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में एक अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठक होगी, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। इस बैठक की अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात मिलकर करेंगे। बैठक का मुख्य मकसद भारत और अरब देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करना है। इसको और गहराई से समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। दुनिया भर के कई इस्लामिक और अरब देशों के बड़े नेता भारत की राजधानी दिल्ली में एक साथ जुटने वाले हैं। शनिवार 31 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। इस बैठक की अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई मिलकर करेंगे। इस बैठक में अरब लीग के सभी 22 सदस्य देशों के विदेश मंत्री और संगठन के महासचिव शामिल होंगे। करीब 10 साल के बाद इस तरह की बड़ी बैठक हो रही है। इससे पहले ऐसी बैठक साल 2016 में बहरीन में हुई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत और अरब देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करना है। भारत और अरब देशों के संबंध बहुत पुराने और गहरे रहे हैं। व्यापार, तेल, गैस, शिक्षा, तकनीक, संस्कृति और कूटनीति जैसे कई क्षेत्रों में दोनों के बीच अच्छा सहयोग है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल, गैस और एलपीजी अरब देशों से ही लेता है। इसके अलावा करीब 90 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिक अरब देशों में काम करते हैं। भारत और अरब देशों के बीच कुल व्यापार 240 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। इस बैठक में दोनों पक्ष व्यापार और निवेश बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा और तकनीक में सहयोग, मीडिया और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता का मुद्दा भी बातचीत का अहम हिस्सा होगा। खासतौर पर गाजा की स्थिति और वहां शांति बहाल करने को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने भारत से गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करने और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के समर्थन की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है और 2 राज्य समाधान का समर्थन करता रहा है। फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत इजरायल और फिलिस्तीन दोनों का दोस्त है, इसीलिए वो दोनों के बीच शांति के लिए एक अहम मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। उन्होंने बताया कि भारत की मदद से वेस्ट बैंक में कई स्कूल चल रही हैं। हालांकि गाजा में कुछ स्कूल हालिया संघर्ष में नष्ट हो गए। तो कुल मिलाकर देखिए, ये बैठक भारत और अरब देशों के रिश्तों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। इससे न सिर्फ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ेगा, बल्कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए भारत की भूमिका भी और मजबूत हो सकती है। अब बुलेटिन की आखिरी खबर हर यात्री के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि हर दिन लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। कई बार जल्दी में या टिकट लेते समय गलती हो जाने से या सही जानकारी न होने की वजह से यात्री बिना टिकट या गलत टिकट पर यात्रा कर लेते हैं। ऐसे में जब टीटी मिल जाता है तो ज़्यादातर लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि रेलवे ने यात्रियों के लिए साफ नियम बनाए हैं और उसके कुछ अधिकार भी तय किए गए हैं, जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। लेकिन कई बार जल्दबाजी, टिकट बुक करते वक्त गलती या सही जानकारी न होने की वजह से यात्री बिना टिकट या गलत टिकट के यात्रा कर लेते हैं। ऐसे में जब टीटीई पकड़ लेता है तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब बड़ी परेशानी हो जाएगी। जबकि सच ये है कि रेलवे ने यात्रियों के लिए साफ नियम बनाए हैं और आपके कुछ अधिकार होते हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टिकट नहीं है या टिकट में कोई गलती है तो टीटीई आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। नियम के अनुसार वो आपसे तय किराया और जुर्माना लेकर आपको वैध टिकट देगा। इस दौरान टिकट की रसीद लेना आपका पूरा अधिकार है। टीटीई को हमेशा शालीन और सम्मानजनक व्यवहार करना होता है। वो किसी यात्री को डराने, धमकाने या ऊंची आवाज में बात करने का हक नहीं रखता। अगर आपके पास वेटिंग टिकट है और आप स्लीपर या इसी कोच में सफर कर रही हैं, तो सीट न मिलने की स्थिति में टीटीई आपको जनरल कोच में जाने के लिए कह सकता है। लेकिन वो जुर्माना क्यों लगा रहा है, इसका नियम समझाना भी उसी की जिम्मेदारी है। महिला यात्रियों, वरिष्ठ नागरिकों और बीमार लोगों के मामले में टीटीई को खास संवेदनशीलता दिखानी होती है और मनमाने फैसले नहीं लेने होते। अगर किसी यात्री को टीटीई का व्यवहार गलत लगता है कि उससे ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, तो वो तुरंत रेलवे हेल्पलाइन 139 पर शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके अलावा रेल मदद ऐप के जरिए भी शिकायत की जा सकती है। याद रखें, टीटीई किसी से रिश्वत नहीं ले सकता और न ही डर का माहौल बना सकता है। सही जानकारी ही आपको गलत व्यवहार और बेवजह की परेशानी से बचा सकती है। बुलेटिन अपडेट में अभी सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तेज भरोसेमंद खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।